हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परमानंद अग्रवाल आपका अनएकेडमिक में स्वागत करता हूं। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हम आज पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है जो हमने पहले सुना है, इस रुगे। आज जो हम स्पेसिफिकली विलाई एंड क्रिप्स ऑफ लिवरकंस, ये दो न्यू वर्ड्स हम सुनेंगे। तो रुगे क्या था? इनोमोस्ट म्यूकोसल लेयर्स जो स्टमक में रहते हैं, उनका इरेगुलर फोल्ड्स को हम रुगे बोलते थे। क्या है वो? म्यूकोसा का इरेगुलर फोल्ड्स स्टमक में जो है उसे रुगे बोलते हैं। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई है उसके ऊपर में एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस मिलता है। वो किसके कारण मिलता है? मैक्रोविलाई के कारण मिलता है। वो छोटे छोटे विलाई के ऊपर में और छोटे छोटे विलाई हैं छोटे से, वो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। ये मॉडिफिकेशन जितने भी हैं ये करता क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। विलाई से अब एब्जॉर्प्शन होके कहाँ जाता है? ये लार्ज लिम्फ वेसल्स में। उन लार्ज लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स बोलते हैं। अब ये जो म्यूकोसा है उसमें गॉबलेट सेल्स रहते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और वो म्यूकस सिक्रीट क्या चीज़ में हेल्प करेंगे? लुब्रिकेशन में। और ये जो विलाई हैं इनके बीच में जो क्रिप्स है, जो स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन। ये तीन वर्ड्स को हम समझ के हम आगे की चीज़ों को फर्दर समझेंगे। अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हमने देखा था डाइजेशन मैक्रोमोलिकुल्स को माइक्रोमोलिकुल्स में, जो यूजफुल मैक्रोमोलिकुल्स है उसमें बनाना। अब उसे हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना, उसे लेना, कैरी करना, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू ब्लड और द लिम्फ। लिम्फ में भी पहुंच के अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है? उसे ब्लड में पहुंचना है। अब इसके लिए तरीके क्या क्या हैं? इसके लिए पैसिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन है। अब इसमें से हम एग्जांपल देखेंगे। सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आप देखें तो इट इज द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक जगह ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाने को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जा रहा है। ये सिंपल डिफ्यूजन है जो कि पैसिव प्रोसेस रहता है। इसमें क्या चीज़ जा सकते हैं? स्मॉल मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड। अब फैसिलिटेट, जिसमें कुछ एक कैरियर की जरूरत पड़ती है लाइक सोडियम, इसमें क्या जाएगा? एमिनो एसिड, फ्रुक्टोज, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक कैरियर के थ्रू जाता है जिसे हम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव, उसमें एनर्जी का यूज होगा जो हम आने वाले समय देखेंगे। इससे पहले लेकिन हमें वाटर का एब्जॉर्प्शन और इंजेशन कितना है वो चीज़ को समझना जरूरी है। हम कितना पानी लेते हैं? दिन भर में हम लगभग 2 लीटर पानी पी रहे हैं सपोज। सलाइवरी ग्लैंड से 150 ml, 1500 ml, देन स्टमक 2500, बाइल 500, पेनक्रियाज 1500, इंटेस्टाइन 1000. If you add all this, the total is 9 liters, 9000 ml और 9 liters. अब इनमें से कितना एब्जॉर्ब होता है? आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जेजेनम में एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज 5500 ml, इलियम में 2000 ml एंड कोलोन में इट इज 1300 ml. तो टोटल दैट इज एब्जॉर्ब इज 8800. अब अगर आप देखें तो डिफरेंस, लिया कितना? 9 लीटर, एब्जॉर्ब कितना हो गया? 8800. तो हमारे जीआईटी में कितना बच गया? दैट इज 200 ml. दैट इज अप्रोक्सीमेट फिगर. तो ये 200 ml फीकल मैटर से बाहर आता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट है वाटर का। इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब बोलते हैं? जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है और जिस चीज़ के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इसके साथ में कौन से केमिकल्स जा सकते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं? दैट इज एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम,
they are absorbed into the blood by this mechanism along with the water. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बारे में अब देखेंगे हम. फैटी एसिड को ऐसे एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट है क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है, वो एब्जॉर्ब डायरेक्टली ब्लड में नहीं हो सकता. इसीलिए पहले हमें उसे मिकेल्स में ट्रांसलेट करना है जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं. अब इसे एक कवरिंग कर दिया जाएगा स्मॉल प्रोटीन से कवर करके फैट ग्लोब्यूल्स को क्या बनाया जाएगा, चाइलोमैक्रोन्स. उन्हें चाइलोमैक्रोन्स बनाया जाएगा. अब ये चाइलोमैक्रोन्स लिम्फ वेसल्स में जो कि लेक्टियल्स में होते हैं विलाई के थ्रू वो वहाँ पहुँचेंगे और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेगा. तो फैटी एसिड खुद अनएब्जॉर्बल है, इनसोल्यूबल है, इसी कारण उसे सबसे पहले मिकेल्स में ट्रांसलेट किया जाता है, तोड़ा जाता है, बनाया जाता है. एंड देन उसके बाद उसके ऊपर में एक प्रोटीन का कोट और उससे क्या बनेगा, चाइलोमैक्रोन्स. कार्बोहाइड्रेट जो है हम स्टार्च के फॉर्म में, डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में और ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं. अब लेकिन वो उस फॉर्म में हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो उसे हम तोड़ते हैं. तोड़ने के बाद किस फॉर्म में लेंगे, मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में. ये कहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फूड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. और इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को होने के लिए उसे सबसे पहले उसे तोड़ना है. हाइड्रोलाइसिस करते हैं उसे डाई, ट्राई और एमिनो एसिड में. इस तोड़ने के प्रोसेस को हम प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इसमें पेप्सिन जो कि पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट होके फॉर्म करता है, ये इसमें हेल्प करता है हमें. दूसरा ट्रिप्सिनोजेन और अदर पेप्टाइड जो कि पैनक्रियाटिक सेल सिक्रेट करते हैं. ये किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ऑल आर हेल्पिंग इन breakdown of protein into smaller compounds. Now प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, प्रोटीन जो है वो कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ में, कुछ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू में वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं. अब अगर हम देखें, हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड वाटर, इन चीज़ों के बारे में देखा. अब इसका अगर समराइज करना है तो स्टमक में कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं जो यूजुअली हम सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे रखते हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में वहाँ से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर और अल्कोहल ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्व होता है, मेनली जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, एमिनो एसिड्स. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर, देन some minerals and drugs, they are absorbed in the. So this was about the summarization. अब we said maximum absorption is in small intestine. अब ये small intestine में absorb होता है. Ultimately इसे क्या करना है, assimilation. Assimilation is the process of absorbed substances finally reaching the tissue. जहाँ इस substances का काम है उसे वहाँ पहुँचने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, assimilation. Next term that we have to learn is egestion. Egestion is opposite of ingestion. Ingestion मतलब अंदर लेना, egestion मतलब बाहर निकालना. उस प्रोसेस को हम defecation भी बोलते हैं. अब क्या होता है, the digestive waste solidified मतलब वो solid form में पहुंचता है. कहाँ पहुंचेगा, रेक्टम में. अब रेक्टम में न्यूरल रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है जिससे हमें डर, एक अर्ज आता है उसे डिफिकेट करना है, उसे बाहर निकालने के लिए. और इसमें मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है. इस प्रोसेस ऑफ इजेशन में मास पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है एंड ये वॉलेंट्रली है. अब हमने देखा एब्जॉर्प्शन कैसा होता है. नेक्स्ट हमें समझना है डिसऑर्डर्स जो कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स के प्रोसेस में कहीं हमें अगर हो रहा है प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड है. तो डिस वर्ड मतलब इट नॉट इन ऑर्डर. अब क्या क्या चीज हो सकता है, इफ द लीवर इज नॉट इन ऑर्डर देन इट विल लीड टू जॉन्डिस. व्हाट इज जॉन्डिस, येलोइश कलर और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, आई
अब ये क्यों होता है? ये ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स होता है। दूसरा चीज क्या मिल सकता है हमें? वोमिटिंग। वोमिटिंग आपने ये वो शब्द सुना है पहले, और वोमिटिंग से पहले वाला जो फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नोजिया। अब वोमिटिंग में क्या होता है? इजेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला में। ब्रेन स्टेम है, ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम होता है, वहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहाँ पे वोमिटिंग सेंटर है। डायरिया, ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट है, और इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। अब जस्ट अपोजिट ऑफ डायरिया इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या है? द फीकल मैटर इज रिटेन्ड इन द रेक्टम as the bowel movement occurs irregularly. Lastly, it is indigestion. Indigestion, the food is not properly digested, leading to fullness. पेट में फूला हुआ लगता है, पूरा भरा हुआ लगता है पेट। अब ये किस कारण से हो सकता है? या तो एंजाइम, जो हमने देखा एंजाइम जो सिक्रीट होता है उसकी अगर कमी है, पर्सन को एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग के कारण, ज़्यादा खाने के कारण, या स्पाइसी फूड खाने के कारण, इन कारणों से इंडाइजेशन हो सकता है। अब जो हमें समझना है वो है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसे PEM भी कहा जाता है। इसमें दो मेन फीचर्स आते हैं, एक को मारस्मस एंड कोरिस्कर कहा जाता है। ये टेबल बनाया गया है जिसे हम ये दो चीज़ों को समझ पाएं। हम कंपेयर कर रहे हैं कोरिस्कर और मेरस्मस में। तो ग्रोथ फेलियर, वो जो बच्चे हैं ये यूजुअली हमें चिल्ड्रन एज ग्रुप में मिलता है, उसमें ग्रोथ अगर उस बच्चे का नहीं हो पाता वो यूजुअली हमें दोनों में मिलता है, कोरिस्कर एंड मेरस्मस में। अब वेस्टिंग, जो मांसपेशी है वो पतले हो जाना, हाथ पांव पतले हो जाना, उसे हम वेस्टिंग कहेंगे, वो कोरिस्कर में ज़्यादा मिलता है एंड मेरस्मस में भी मिलता है। तो मेरस्मस में और अगर हम कोरिस्कर दोनों से कंपेयर करें तो हमें किस में ज़्यादा मिलेगा? मारस्मस में ज़्यादा मिलेगा। इडेमा, इडेमा किस में मिलता है? जो फूला हुआ है, जो स्वेलिंग है, वो हमें ज़्यादा कोरिस्कर में मिलेगा। हेयर में चेंजेस हो जाते हैं, किस में ज़्यादा मिलेगा? वो कोरिस्कर में मिलता है। सोचने समझने की शक्ति, जो मेंटल चेंजेस बोला जाता है, वो भी हमें कोरिस्कर में ज़्यादा मिलता है। अब एपेटाइट, जो हमारे खाने की शक्ति है, वो किस में ज़्यादा रहती है? हम वो पर्सन को भूख लगेगा ज़्यादा, वो मेरस्मस पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगा, न कि कोरिस्कर को। तो आज हमने क्या देखा? हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में समझा, हमने उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में समझा। इसी के साथ हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमें लाइक करिए, रेट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।